और वी आर ऑन एंड। आपकी बात सही है सर। क्या मैं कैपेसिटी बता रहा हूँ? यू आस्क्ड मी माय कैपेसिटी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू माय कैपेसिटी। नहीं आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप रिगार्ड पूछ रहे हैं, किस रिगार्ड बात करना चाहते हैं? रिगार्ड ये है। किस रिगार्ड सर? हाँ सर किस रिगार्ड पे? मैं समझ गया, मैं जीएस मेडिकल कॉलेज किससे बात करना चाहता? मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, DGME के अधिकारी से बात कर रहा हूँ। तो नहीं तो मैं डीजीएमबी में नहीं हूँ सर, इसीलिए मैंने पूछा कि आप किस अथॉरिटी से बात करना चाह रहे हैं। राइट ओके तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। ओके, थैंक यू सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थैंक यू साहब। ये तो नहीं है, आपका नंबर गलत है। पॉल साहब तो हैं लेकिन DGME में नहीं है वो। अब देखिए, मैंने आपके सामने में डायरेक्ट लाइव मिला ही दिया ताकि आपको यकीन हो जाए, ऑन कैमरा बातचीत हो रही है, मैं सीधा मिला दिया उनको। अब वो नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और अगर वो बात कर लेते तो मैं विनम्रता पूर्वक उनसे यह सवाल करता कि आपका जुरिस्डिक्शन है कि GS मेडिकल कॉलेज अगर कोई आर्बिट्ररली कोई भी फैसला लिए जा रहा है बिना पेरेंट्स को संज्ञान में लिए हुए, या उनको इस बात की प्रॉपर जानकारी दिए कि भाई ये हम एफिडेविट पे साइन करा रहे हैं, कालांतर में हम हो सकता है कि आपका फीस भी बढ़ाएं, तो आप इसके लिए सहमत है नहीं है, ठीक से उनको वो काउंसलिंग करनी चाहिए थी। इनकेस अगर वो नहीं किया, उसके बाद अभी जो मामला है, जो DGME आपको कह रहा है कि आप अदालत जाइए, ये अदालत का विषय है ही नहीं, ये DGME का विषय है। अदालत जाना नहीं है, ये DGME को तय करना पड़ेगा। अगर DGME, क्योंकि अदालत कहेगी आपको कि आप DGME जाइए, आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको, उसके पास आप गए क्या, अदालत आपसे पूछेगी। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको लिखित में यह कह दे कि मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूं, अदालत कर सकता है, यह आप उनसे लिखित में ले लीजिए। आपको DGME के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। अब वही बात कि DGME भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ठीक है साहब, तो भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए वी आर हियर। अगर यह बात हो जाए कि DGME पर्पसली आपको नहीं सुन रहा है, उसके अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, तो हम लोग उस मुद्दे को उठाएंगे। मेरा यह कहना है कि जितने पेरेंट्स हैं उनको एक बार दोबारा, मैं आपके इस लड़ाई में बिल्कुल साथ हूं, 100% खड़ा हूं आपके साथ। आप जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम खड़े रहेंगे। मीडिया, हमारी जो भूमिका है, हम अपनी लक्ष्मण रेखा के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी तरह से करेंगे। बस आपको यह ख्याल रखना है कि आप पहले जिन जिन रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आपको जाना है, मान लीजिए कि आपको इंडियन मेडिकल काउंसिल ने, AMC ने आपको कह दिया कि यह मेरा विषय नहीं है, यह DGME का है, तो कोई बात नहीं है। तो DGME अगर आपको यही बात लिखित में कह दे कि यह मेरा विषय नहीं है, कोर्ट में जाइए, वो कहते दो एक बार। अगर वो नहीं कहता है, उसको कहना पड़ेगा। अगर वो नहीं कहता है तो आपको भी फिर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आपको हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पास आपको पिटीशन लेके जाना है। वो नहीं सुनते हैं, फिर आप चीफ मिनिस्टर कार्यालय में पिटीशन लेकर के जाइए, 2 मिनट में सुनवाई होगी। अगर वो ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम GS मेडिकल हॉस्पिटल कर रहा है, GS मेडिकल हॉस्पिटल के लोग अगर आप ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रहा हूं कि हमको ये आशा है कि आप पेरेंट्स के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। नंबर 1, बच्चों के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। नंबर 2 और नंबर 3, आप कोई भी गैर कानूनी फीस नहीं बढ़ाएंगे, और अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। कानूनी लड़ाई के लिए भी ये लोग तैयार हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो रास्ता है उसको भी ये लोग अख्तियार करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग फिर इसमें साथ होंगे। अभी तो हम आए हैं, हमारे साथ और भी मीडिया समूह इस अभियान में कूदेगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र आप बच्चों की समस्या को दूर कीजिए। बच्चे के भविष्य का सवाल है, उनका एकेडमिक सेशन बर्बाद हो रहा है, बच्चे आपके यहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे दे रहे हैं, लेकिन अब आपकी लोभ बढ़ गई है और अधिक से अधिक पैसा उगाना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज के करप्शन के बारे में हमसे ज्यादा
देश में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं मेडिकल क्षेत्र में काफी काम कर रहा हूं और कर चुका हूं, इसीलिए मुझे इस नौबत तक न पहुंचाएं जहां मैं फिर पता चला कि 12 महीने का अभियान शुरू कर दूं। मैंने अभी 2-3 अभियान शुरू किए हैं जो 2.5 साल 3 साल से अनवरत चल रहा है, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मैं लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाऊंगा। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से यह अनुरोध करता हूं। आप कुछ बोलना चाहते हैं देवेंद्र जी, बोलिए। मैं हालांकि सारी बात समझ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने अभी एक मुद्दा उठाया था कि ये जो मामला है ये डीजीएमई का ही है, लेकिन जब हमने कॉल किया तो उन्होंने कहा कोर्ट चले जाइए। इसके बावजूद फिर हम कोर्ट चले गए, कोर्ट में हमें स्टे भी मिला। लगभग हमारा केस फाइनली हो चुका था। जज साहब ने हम सब पेरेंट्स को आश्वस्त किया था कि ये बच्चों का मामला है, स्टूडेंट्स है, फीस का मामला है, इसे ज्यादा लंबी देर तक हम खींच नहीं सकते, तो इससे इस पे जल्द से जल्द फैसला हो जाना चाहिए। वकील साहब को भी, दोनों तरफ के पार्टियों को, वकील साहब को भी उन्होंने कड़क शब्दों में कहा था कि इसके लिए आप जो भी आपको स्टडी करना है वो जल्द से जल्द करना चाहिए। और अगली सुनवाई में लगभग ये डिसीजन होने वाला था। उस समय हमारी जो केस की जो सुनवाई चल रही थी कोर्ट नंबर 32 में, जज साहब थे चंद्रधारी सिंह, उनका 2 दिन बाद ही वहां से तबादला हो गया, उनको दूसरी कोर्ट में भेजा गया। और लगभग वहां पर मिस्टर शमशेरी करके एक जज साहब आए और उन्होंने वो जो सारा जो मामला था वो बिना सुनवाई किए हमारी केस वहां से डिस्पोज कर दिए। और जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि आपको डबल बेंच में जाना चाहिए। फिर हम डबल बेंच गए। डबल बेंच में हमारी 2-3 सुनवाई हुई और डबल बेंच का जो डिसीजन आया, उन्होंने हमें कहा कि आपको लखनऊ की ओर जाना चाहिए जहां पर अपील अथॉरिटी है। लेकिन शुरुआत में जहां से हमने शुरुआत की उस समय अपील अथॉरिटी का कोई नामो निशान वहां पर नहीं था। ये अपील अथॉरिटी बाद में बनाई गई और रिटायर्ड जज साहब को वहां पर नियुक्त किया गया। उसके बाद एक केस चला। अभी लगभग 2 महीना हुआ सर कि हमारी केस वहां पर दाखिल हो चुकी है। हमारे साथ और भी कॉलेज है 5-6, उनका भी वहां पर केस दर्ज हुआ है। लेकिन ये 2 महीने के कालावधि में, ये पीरियड्स में अभी तक सिर्फ तारीख पे तारीख ही चल रहा है, कोई सुनवाई भी नहीं हुई। जज साहब आते हैं, देर से आते हैं, बैठते हैं कि तारीख दे दो, आगे देखा जाएगा। बस इसी तरीके का माहौल चल रहा है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, सर कॉलेज वालों की तरफ से बोला जाता है कि आप जाकर जहां मर्जी जाइए, आप जाकर जैसा मर्जी करिए, फैसला हमारे हक में ही आएगा। यस। और दूसरी एक बात मैं आशुतोष जी, दूसरी एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण जो बात है वो बताना चाहूंगा कि जब भी कोई डिसीजन होता है, कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेता है, या कोई संस्था हो, या कोई एजुकेशन संस्था हो, या कोई भी हो, या गवर्नमेंट हो, तो जब डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन उसी तारीख से आगे लागू किया जाता है, ना कि पिछली बैच पर या पिछले कुछ सालों से। हमारे साथ यही अन्याय हुआ है कि जब ये डिसीजन लागू हुआ वो तारीख थी 5 जुलाई 2025। क्या दिवेश सर, क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? 5 जुलाई 2025 से डिसीजन लागू हुआ, लेकिन हमारी जो बैच थी, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, हमारी स्टूडेंट्स की एडमिशन अगस्त 2024 में हुआ था सर। तो हमारा मानना है, नेचुरल जो जस्टिस कहता है कि डिसीजन जिस तारीख से लागू किया जाता है उसी तारीख से आगे आने वाली जो बैच है उन पर लागू किया जाए, ना कि बल्कि पिछली हुई बैच पर। ठीक है, तो अब हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है, तो आज इस शो को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अपनी बात कह दी है और आप उम्मीद रखिए कि अगर जीएस मेडिकल कॉलेज इस दिशा में उपयुक्त कदम नहीं उठाती है तो मेडिकल कॉलेज को फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, ये पक्का मान के चलिए। क्योंकि
सर किसी एक चीज पर स्टैंड होते हो तो हम लोग जाकर उस चीज पे करने के लिए तैयार है सर। हर 10-15 दिन निकलते हैं, कभी आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, कभी 2500 दे दीजिए, कभी 3500 रुपए दे दीजिए। सर कहाँ से लाएं पैसे सर? हर आदमी एक मिडिल क्लास हम लोग जाकर वो करते हैं सर, बिलोंग करते हैं सर। कहाँ से लाएं पैसे सर? सर वो तो हर चीज, हर हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं सर। सर हमें फीस तो एक बात है, उसके बाद जो ये हमारे साथ जो मेंटल हरासमेंट हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, वो उनका कोई संज्ञान नहीं है, क्योंकि वो इस कोर्ट में भी कहीं नहीं आने वाला सर पिछले 8 महीने से हम कोर्ट कचहरियों में भाग रहे हैं सर। हमारे काम धंधे ठप हुए पड़े हैं सर। हमें तो कोई दिन जाकर खाली नहीं जाता जब बच्चे हमको हरास नहीं कर रहे। रोज फोन आते हैं कि पापा हम परेशान है। तब हम अगर कल किसी बच्चे के साथ कुछ हो गया वहां पर तो सर उसकी जवाबदेही कौन देगा सर? कल अगर किसी बच्चे के साथ कुछ भी हो गया तो सर हमें जो फीस अलॉट हुई थी हम उसी फीस पे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े या मीडिया में जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, सर हम इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे। 11,78,000 रुपए हमारी जो फीस बनती है हम सिर्फ वही देंगे सर। और इसके लिए हमें चाहे कहीं भी जाना पड़े। सर ये इलीगल तरीके से वसूली हो रही है, ये हमें एक्सटॉर्शन कर रहे हैं बच्चों के साथ, टाइम टू टाइम पैसे वसूले जा रहे हैं सर। और ये किसी भी बच्चे का एडमिशन होते ही बादशाह नाइट थी उसके नाम से 2,500 रुपए ले लिए गए, फिर अगले साल फिर एनुअल चार्ज उसके नाम से 3,500 रुपए ले लिए गए। टाइम टू टाइम कोई भी ओकेजन होता है, जबकि हमारे मिसलेनियस में सब कुछ इंक्लूड है, उसमें एग्जामिनेशन फीस भी है। उसको भी उन्होंने 1 लाख रुपए एक्सटॉर्शन लिया, हमसे अलग से वसूली की है। जो है हमें रिसिप्ट दी गई है उसमें भी उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ ये लिखा है 1 लाख रुपए बस। और ये नहीं लिखा कि एग्जामिनेशन फीस ली है हमसे। उस 3 पेपर की कीमत 1 लाख रुपए रखी गई है सर। ठीक है धनराज जी, और एक कलश साहब कुछ बोलना आपने अभी तक बोला नहीं है तो उनसे ले लेते हैं रिएक्शन, फिर क्लोज करेंगे। आप बोलिए धनराज जी, बहुत संक्षेप में बोलिए। म्यूट है धनराज जी, आप म्यूट हैं। धनराज जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए उसको, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मीनवाइल आप हाँ बोलिए। हाँ सर सभी फीस में मिसलेनियस फीस में इंक्लूड होने के बाद भी वो और एग्जाम फीस भी इंक्लूड है, फिर भी वो हर साल 1 लाख रुपए चार्ज करे और हमने 1 लाख फर्स्ट ईयर की फीस भी भरी। और अब जो ये हॉस्टल के नाम से जो फीस ले रहे हैं उनमें ये इन्होंने अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम से प्रीपेड मीटर बिठवा दिए सर, 24 रुपए पर यूनिट। और किसी का रिचार्ज खत्म हो जाता है रात को तो रात में रिचार्ज नहीं कर सकता और वो रात को उनको अंधेरे में सोना पड़ता है। तो यह कहीं तो भी जागतियां हो रही है। और हम कल प्रोटेस्ट किए तो बच्चों को प्रेशराइज करके माफीनामे पे साइन ले रहे थे, नहीं तो आपका ऐसा करेंगे, आपका इवेंट कैंसिल करेंगे, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी धमकियां यहाँ पे बच्चों को दिए जाते हैं, प्रेशराइज किया जाता है। तो ये भी हमें कुछ संज्ञान में लेना चाहिए। बच्चे भी परेशान है और पेरेंट्स भी परेशान है उसके बावजूद सर। जबकि सब हॉस्टल यही कहना था कि अगर डीजीएमई का जो सर्कुलर आया है तो वो सर्कुलर में इन स्पिरिट मल्टीपल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे एजुकेशन फीस कंसिडर्ड है, जहाँ पे मिसलेनियस है, जहाँ पे हॉस्टल फीस कंसिडर्ड है। ये एक सिलेक्टिव तरीके से अप्रोच किया जा रहा है कि हम एजुकेशन फीस को डीजीएमई के नहीं, ये कलश साहब कुछ बोल दें। कलश साहब कुछ बहुत देर से चुप है, दादा बोलिए ना। हाँ सर जी। सर आज पूरे भारतवर्ष से योगी जी के नेतृत्व में विश्वास रख के लोग यूपी में जा रहे हैं सर पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने भी इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए सर कि आज यूपी में अपने पीठ पीछे क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये इस तरह से देखिए धांधली, अब ये जो गुंडागर्दी हो रही है कि अगर रात में बिजली कट गई, प्रीपेड मीटर है तो आप रात को चार्ज नहीं कर सकते, बच्चे अंधेरे में रात बिता रहे हैं। ये है जीएस मेडिकल कॉलेज की गुंडागर्दी। पैसे का रसूख है, नेताओं को अपने जेब में लेके चलते हैं, अधिकारियों को भी अपने जेब में लेके चलते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर आज विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि जो कुछ भी हमने आज दिखाया है और सुनाया है, इसको देख लीजिए, सुन लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप रास्ते पर आएंगे और जो माता पिता परेशान हो रहे हैं उसकी परेशानी को आप हल करेंगे।
समाधान की दिशा में जाएंगे और बच्चों के भविष्य के प्रति आप ज्यादा सतर्क रहें तो बेहतर है। अगर आपका नाम खराब होगा तो कौन आएगा इस सेशन में? मान लीजिए कि आपने फीस वसूल भी लिए, कौन आएगा आपके कॉलेज में पढ़ने के लिए? अगर 233-35 पेरेंट्स हैं और उन्होंने अगर इसी तरीके से आपकी डीब्रांडिंग की तो आपके मेडिकल कॉलेज आने वाले दिनों में बंद हो जाएंगे। तो इसका ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।